हेलो दोस्तों, आज हम एडिटोरिया का एनसीईआरटी 6 to 12 वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ऑल आउट बुक का एनालिसिस करेंगे। और आज हम क्लास 6 का एनालिसिस करेंगे जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हैं। और लेट्स गो स्टार्ट। हम लोग एनसीईआरटी हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 का आज डिस्कशन करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हैं। क्लास 7 में 60 क्वेश्चन हैं, क्लास 8 में 115 क्वेश्चन है, और क्लास 9 में 50 क्वेश्चन है, क्लास 10 में 90 क्वेश्चन है, क्लास 11 में 50 क्वेश्चन है, क्लास 12 में 100 क्वेश्चन है। और हम लोग हिस्ट्री सेक्शन का इतिहास क्लास 6। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं पाकिस्तान में, और सुलेमान और किरथर पड़ता है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के क्षेत्र के आसपास। यहाँ 8000 ईस्वी पूर्व गेहूँ और जौ के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु और हिंदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु को हिंदोस तथा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। ईरानी तथा यूनानी ने कहा था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। पांडुलिपियों को निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो पांडुलिपियों को संस्कृत, तमिल, प्राकृतिक, इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्राकृत भाषा में भी लिखा गया है पांडुलिपियों को, संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है, और तमिल भाषा में भी लिखा गया है। संस्कृत धार्मिक भाषा है, और यह उच्च वर्ग इसको ज़्यादा यूज करते थे। प्राकृत एक आम लोगों की भाषा है जो आम लोग यूज करते थे। भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि वे बड़े आकार के कारण समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण। ये दोनों आंसर सही हो जाएगा। भारत की उपमहाद्वीप कहा जाता है क्योंकि बड़े आकार के कारण समुद्र, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटे होने के कारण भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पांडुलिपियों का महत्व, क्या महत्व है? तो पांडुलिपियों का महत्व है प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा करना, राजाओं के जीवन की चर्चा की प्राप्ति, धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों की चर्चा, स्तंभ लेखों का अध्ययन, इनमें से सभी। बुर्ज होम में आवास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। हाँ, यहाँ एक गर्तावास मिला है बुर्ज होम में, और यहाँ लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते हैं और नीचे की ओर सीढ़ियाँ भी जाती थी। यह बिल्कुल सही है। पुरातात्विक विदों और झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली थी। मेन गेट पर रहता था, वहाँ सिक्योरिटी के लिए आग लगा कर रहते थे। ये दोनों सही है। 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संभावित रूप में सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूँ जौ उगाना और भेड़ बकरी पालन आरंभ किया था? तो यह है मेहरगढ़। और मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। और मेहरगढ़ से हमें प्राप्त होता है कि सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ हुआ है। यहीं से हमको पता चलता है। लोथल को बंदरगाह नगर कहा जाता है, और लोथल है कहाँ? गुजरात में है। भीमबेटका यहाँ से आदि मानव का साक्ष्य मिला है, जो आखेटक होते थे। और भीमबेटका मध्य प्रदेश में है और प्रसिद्ध शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका से खाद्य संग्राहक भी प्राप्त हुआ है, जहाँ अनाज रखने के लिए जो बर्तन यूज होते थे। 8 नंबर क्वेश्चन है, 12,000 साल पहले घास वाले मैदान
क्यों बनने लगे? पेड़ पौधों के कटने के कारण। पेड़ पौधों के कटने के कारण, उपजाऊ मिट्टी, उपजाऊ भूमि के कारण, कृषि की अधिकता के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन के कारण। 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? जलवायु परिवर्तन के कारण घास वाले मैदान बनने लगे। 9 नंबर क्वेश्चन, नवपाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में ओखल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। दोनों सही हैं। औजार पॉलिश भी किए जाते थे और इस अवधि में ओखल तथा मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। ये दोनों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक के रूप में एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते थे? क्योंकि एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल, वृक्ष तथा जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। हाँ, ये भी सही है। शिकार ढूंढने के लिए, ये भी सही है। मवेशी का चारा ढूंढने के लिए, ये भी सही है। मौसम बदलने के कारण, ये भी सही है। आखेटक मतलब होता है भोजन की तलाश में इधर उधर घूमना। 11 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण कालीन युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। जो पत्थर के औजार होते थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। मेसोलिथ पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, ये भी सही है। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे, ये भी सही है। उपयुक्त में से सभी सत्य है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मेसोलिथिक इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थर के जितने भी औजार होते थे उसको माइक्रोलिथ कहते थे। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे, जितना भी पत्थर के औजार था बड़े होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित होते थे। मेसोलिथिक के बारे में चर्चा करें। मेसोलिथिक युग में तो यह 12,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व के बातें हो रही हैं। औजार छोटा, हल्का और तीखा होता था। इसमें लिखा है पत्थर के औजार बड़े होते थे, नहीं, औजार छोटा, हल्का और तीखा होता था। इसलिए इसमें इसका सही आंसर केवल एक होगा दोस्तों। और इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथ कहा जाता था। मेसोलिथ युग में या मध्यपाषाण युग में जितना भी पत्थर के औजार होते थे उसको माइक्रोलिथ कहा जाता था। ये सही है। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे या नहीं, ये गलत है। पत्थर के औजार आकार में छोटे होते थे और हल्के होते थे। इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित होते थे, नहीं, इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित नहीं होते थे बल्कि रहते थे। 2 और 3 गलत है, 2 और 3 गलत है और 1 नंबर सही है। 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का परिणाम हुआ। हड़प्पा नगरों के लोगों ने छोड़ दिया। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई लोग जो थे नगरों को लोगों ने छोड़ दिया। मुहर, लेखन तथा वाटों का प्रयोग बंद कर दिया। जितना भी मुहर था, लेखन था, वाट था, सभी का प्रयोग करना बंद कर दिया। कच्चे माल का आयात घट गया। जितना भी दूसरे देशों से कच्चे मालों का आयात होता था वह घट गया। नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। हड़प्पा सभ्यता का जैसे ही अंत हो गया तो नया सभ्यता क्या हो गया? बढ़ गया। इसलिए यह सभी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन। हड़प्पाई संस्कृति के संबंध में निम्न में सही मिलान कीजिए। तांबा जो वस्तु भारत आयात किया जाता था वह अफ़गानिस्तान से किया जाता था, बिल्कुल सत्य है। टीन भी राजस्थान से, सोना कर्नाटक से। याद करिएगा तांबा कहाँ से आता था? अफ़गानिस्तान। टीन राजस्थान, सोना कर्नाटक।
14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या कहा और क्या क्या अटकलें लगाई। जो हड़प्पा सभ्यता हुआ है का अंत हुआ, उसका कारण क्या बता। नदियों के सूखने के कारण, नदियों के सूखने के कारण बिल्कुल सही है। हड़प्पा सभ्यता में नदी सूख गया तो इसका भी एक कारण बना। जंगलों के विनाश होने के कारण जंगल का भी विनाश हो गया। चारागाह मैदान समाप्त होने के कारण, चारागाह मैदान क्या था, वह समाप्त हो गया। बाढ़ के कारण भी समाप्त हो गया था। शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, शासक का जो नियंत्रण था हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर, वह नियंत्रण का हो गया था, समाप्त हो गया था। हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, तो हड़प्पा है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। याद करिएगा दोस्तों, हड़प्पा कहाँ अवस्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित है। महान स्नानागार कहाँ अवस्थित है, तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। याद रखिएगा, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, तो मोहनजोदड़ो में अवस्थित है। निम्न में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा और लोथल से क्या मिला है, अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। याद रखिएगा दोस्तों, अग्निकुंड कहाँ मिला है, कालीबंगा तथा लोथल से मिला है। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता था कि यहाँ विशाल स्नानागार होते थे, अन्नागार होते थे, योजनाबद्ध नगर निर्माण होता था, पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह घोड़ नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल था। एक नदी है जिसका नाम है घोड़ नदी, इसके तट पर इनाम गांव अवस्थित था। जो ये घोड़ नदी है भीमा नदी की सहायक नदी है। पूछेगा घोड़ नदी जो था ना, किसका सहायक नदी है, भीमा नदी की सहायक नदी है। बिल्कुल सत्य है। इस स्थल पर लगभग 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का निवास था। ये भी सही है। इस जगह पर दफनाने का सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था। जितना भी वयस्क होते थे उसको क्या सीधा लटाया जाता था, और उनका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। नहीं, दक्षिण दिशा की ओर होता था, यह गलती है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट नंबर कुछ इनाम गांव के बारे में पढ़ते हैं। इस स्थल पर लगाए गए 3600 से 2700 वर्ष पूर्व प्राचीन मानवों का स्थान था। बिल्कुल सही है। इनाम गांव ताम्रपाषाणिक स्थल है। पूछेगा कि इनाम गांव क्या था, एक ताम्रपाषाणिक स्थल था। और इनाम गांव कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। उन्हें अपने मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ऋग्वैदिक काल में जितना भी दास थे ना, उनको मालिकों की संपत्ति माना जाता था। ये सही है। उन्हें राजा बनने का स्वतः अधिकार प्राप्त था। नहीं, दास लोगों का था, जो राजा बनने का स्वतः अधिकार नहीं था। उन्हें उनके काम के लिए ऊंची मजदूरी दी जाती थी। नहीं, वह काम तो करता था लेकिन उनको मजदूरी नहीं दिया जाता था, केवल भोजन और आश्रय दिया जाता था। जो राजा का दास जो होता था ना, वह भोजन और आश्रय ही दिया जाता था और उसको पेमेंट नहीं दिया जाता था। दासों को समाज में कोई राजनीतिक या धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं था। जो दास जो होता था ना, उसको समाज में कोई राजनीतिक या धार्मिक अधिकार प्राप्त नहीं था। 21 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कई एकत्र करने की शक्ति थी। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। ऋग्वैदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करें। राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी। नहीं, ऋग्वैदिक काल में
कर एकत्र करने की शक्ति नहीं थी। राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकार होता था। नहीं, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से उत्तराधिकार नहीं होता था। वहाँ योग्यता देखा जाता था कि कौन कितना बहादुर है, बुद्धिमान है और कौन कितना स्किल जानता है। उसी को आंकड़ा लगा करके वहाँ का राजा चुना जाता था ऋग्वैदिक काल में। अब हम बात करते हैं कि नियमित कर की व्यवस्था स्थापित हुआ था महाजनपद काल में। कहेगा कि नियमित कर की व्यवस्था जो स्टार्ट हुआ था, नियमित या कंटिन्यू रूप से हमको कर देना है, तो यह व्यवस्था स्टार्ट हुआ था महाजनपद काल में। अब नियमित कर जो है उत्तर वैदिक काल से संबंधित, नियमित कर में उत्तर वैदिक काल में भी नियमित व्यवस्था था, नियमित कर की व्यवस्था था। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों में दफनाया जाता था। उन्हें कहाँ रखा जाता था? काले और लाल बर्तन में। जो महापाषाण काल में जिनकी मृत्यु हो जाता था उनको काले और लाल रंग के बर्तन में रखा जाता था और उसके चारों तरफ पत्थर रखा जाता था। महा का मतलब हुआ बड़ा और पाषाण का मतलब पड़ा हुआ। बड़ा बड़ा पत्थर से उसको किनारे किनारे रखा जाता था। तेईस नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति शुरू की। हाँ, सही है। महाजनपदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की। हाँ, ये बात सही है। जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी अस्थायी सेना रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ए और दो दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही व्याख्या है। कुछ फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। लगभग 2500 वर्ष पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए जिन्हें महाजनपद हो गए, जिन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कि पहले होता था जनपद, फिर हो गया महाजनपद, जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। 24 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा जिन्हें बाद में उनके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया? तो इसका आंसर होगा ब्यास। कुछ ब्यास। क्वेश्चन फिर पढ़ते हैं। सिकंदर महान जब भारत पर आक्रमण के लिए लौटे थे जिनके बाद उसके सैनिकों ने और आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया, तो उस नदी का नाम बताना है कि उसको पार करने से इनकार कौन कर दिया? तो ब्यास नदी के तट को पार करने से इनकार कर दिया सिकंदर महान के सैनिकों ने। सिकंदर महान का सामना हुआ किससे? तब पोरस से, और ये दोनों के बीच युद्ध लड़ा गया झेलम नदी के तट पर। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बज्जी संघ के सभाओं में भाग लेने के लिए किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो महिलाएं, दास और कर्मकार। बज्जी संघ, तो बज्जी की राजधानी कहाँ था? तो वैशाली। बज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो महिलाओं को, दास को और कर्मकार को बाहर रखा गया था। याद रखिएगा कि बज्जी संघ का सभा होना था, वहाँ महिलाओं को, दास को और कर्मकार को उस सभा में से बाहर कर दिया गया था। 25 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीघ निकाय में। याद रखिएगा, बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में है? तो दीघ निकाय में। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? तो अंगुत्तर निकाय में। याद रखिएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किस में है? अंगुत्तर निकाय में। विनय पिटक में बौद्ध के रूल रेगुलेशन के बारे में चर्चा किया गया है। पूछेगा कि विनय पिटक में किसका चर्चा किया गया है? तो बौद्ध धर्म के रूल रेगुलेशन का चर्चा किया गया है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। बज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में किया गया है? तो दीघ निकाय में किया गया है।
27 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तर वैदिक काल, एक होता है वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दिया गया था। हाँ, सही बात है कि उत्तर वैदिक काल में महिलाओं और शूद्र दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति दोनों को नहीं था। अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय किया जाने लगा। ऋग्वैदिक काल में क्या था कि वर्ण व्यवस्था जो था वह कर्म के आधार पर किया जाता था। जैसे ही उत्तर वैदिक काल में एंट्री किए तो वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गया। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 28 नंबर क्वेश्चन है, महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया। धान के पौधों का रोपण क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। असत्य कथन का चयन करें। तो यह है न दोनों सत्य हैं। इसका आंसर होगा ना तो एक सही है ना ही दो सही है। इसमें असत्य कथन पूरा है, यानी कि यह दोनों सत्य हैं। महाजनपद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फाल जब लोहा के बनने लगा तो खेत में बहुत डीप में जा कर के उसका खुदाई होता था, जिससे धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया और अधिक मात्रा में हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? तो महाजनपद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र, यानी पात्र मतलब बर्तन का उपयोग किया जाता था? तो वह गैरिक मृद भांड। गैरिक मृद भांड का मतलब हो गया गेरुआ रंग की मिट्टी का बर्तन। गेरुआ रंग का मिट्टी का बर्तन। चित्रित धूसर मृतभांड। चित्रित धूसर मृतभांड, ये भी सही है। कांस का मृतभांड। कांस, तो कांस एक मेटल धातु है और मृदभांड मतलब मट्टी का बर्तन होता है, तो यह कभी संभव नहीं है। लोहे से बना मृदभांड। तो लोहे से बना मृदभांड मतलब, तो लोहा से मृदभांड बनेगा? लोहा से मृदभांड नहीं बनेगा। मिट्टी का बर्तन होता है। कांस का मृदभांड मतलब ये गलत है। चित्रित, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड। चित्रित धूसर मृदभांड। 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण कराया गया। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया। एक नंबर सही है। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कीर्ण कराया गया, बिल्कुल सही है। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया। नहीं, ब्राह्मणी कोई भाषा नहीं है बल्कि एक लिपि है, तो यह क्या चीज़ हो गया? गलत हो गया। कंधार अभिलेख यूनानी भाषा। कंधार अभिलेख था जो यूनानी भाषा में लिखा जाता था तथा अरामी भाषा में लिखा जाता था। कंधार अभिलेख जो था यूनानी भाषा में लिखा जाता था तथा अरामी भाषा में लिखा जाता था। ब्राह्मणी कोई लिपि नहीं है, भाषा नहीं है बल्कि एक लिपि है। ब्राह्मणी क्या है? कोई भाषा नहीं है बल्कि क्या चीज़ है? लिपि है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? एक सही है। जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ क्या होता है? जनपद का अर्थ होता है जन का पद या जन का पैर। जनपद का अर्थ होता है जन के बसने की जगह, और जनपद से बड़ा हो गया तो क्या कहलाया? महाजनपद।
और जनपद का राजा क्या कहलाता था? गोप या राजन कहलाता था। याद रखिएगा, जो जनपद का जो राजा होता था ना, उसका राजा वह राजा को क्या कहते थे? गोप या राजन कहते थे। जनपद छोटा हो गया और महाजनपद बड़ा हो गया। 32 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाजनपदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 2500 साल पहले महाजनपद का उद्भव हुआ था। भारतीय दर्शन की शाखा को किसके संस्थापक से मिलाइए? भारतीय दर्शन की शाखा और उसके संस्थापक से मिलाइए। वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? कणाद। याद रखिए कि वैशेषिक दर्शन का संस्थापक कौन है? कणाद। योग का पतंजलि आप जानते हैं। सांख्य का कपिला, सांख्य का कपिला, सांस का कपिल, सांख्य का कपिल, पूर्वमीमांसा जैमिनी, वैशेषिक का कणाद। याद रखिएगा। महर्षि वेद व्यास का शिष्य थे। जो जैमिनी जो थे, महर्षि वेद व्यास का पुत्र थे, और यही पूर्व मीमांसा के संस्थापक कौन थे? जैमिनी। 34 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। पाणिनि का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया था। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो पाणिनि। बिल्कुल सही है। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की प्रमुख व्यंजन को बाद के काल में अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, ये सब किए थे तो खुद ही किए थे, बाद के लिए छोड़ा नहीं था। तो ये गलत हो गया और 1 नंबर सही हो गया, इसलिए ये आंसर सही होगा, केवल 1। कुछ पढ़ते हैं। अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था? तो पाणिनि ने किया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। वैशाली बज्जी की राजधानी कहाँ है? तो वैशाली। और पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश मिला था वैशाली में। पहली बार महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश करने की अनुमति मिला था वैशाली में। पावापुरी बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, जैन धर्म से संबंधित है। 36 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया था। बिल्कुल सही है। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा यानी लालच को बताया था। उन्होंने कहा आत्मसंयम अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकता है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। जब तक संयम नहीं तो तृष्णा से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या है? उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना। ये भी सही है। बी नंबर सही है 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन। संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? तो पाणिनि। पूछेगा संस्कृत व्याकरण की रचना किसने किया था? पाणिनि। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद करिएगा। स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा किस भाषा में दिया था? स्वामी महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दिया था, जो आम लोगों की भाषा था, बहुत सिंपल भाषा था। संस्कृत पर अधिकार केवल बड़े लोगों का था, और यह इसको देवताओं का भाषा कहा जाता है। बुद्ध की भाषा जो था, बुद्ध अपना ज्ञान जो दिए थे, स्वामी महावीर ने अपना ज्ञान दिया था प्राकृत भाषा में, अब बुद्ध ने जो ज्ञान दिया था पाली भाषा में दिया था। 40 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म को समर्थन किया था। बिल्कुल सही है। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म का स्वीकार नहीं किया था। हाँ, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। कारण क्या था कि व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया और किसानों ने जैन धर्म का समर्थन इसलिए नहीं किया कि जैन धर्म में बहुत ही नियम था। वहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु को मारना हराम समझा जाता था। लेकिन किसान वर्ग खेती करता है, तो खेती के दरम्यान बहुत सारा छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मारे जाते हैं। तो ये भी आंसर मेरा सही हो गया। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? जो संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है।
42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुषों और स्त्रियों में रहने के लिए एक अलग अलग व्यवस्था था, ये सही है। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, ये भी सही है। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता का अनुमति लेना आवश्यक है, ये भी सही है। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होता था, नहीं, ये गलत है। माता पिता से नहीं, पति से अनुमति लेना आवश्यक था। तैंतालीस नंबर क्वेश्चन है। महायान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहले महायान के बारे में पढ़ते हैं। जो बौद्ध धर्म था दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और महायान। अब बौद्ध धर्म जो बटा था बौद्ध धर्म बटा था कनिष्क के समय, और जब चौथी बौद्ध संगीति हो रहा था तो उस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान में केवल बौद्ध भगवान के विचारों का फॉलो लोग करते थे, लेकिन महायान में उनकी मूर्ति पूजा का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 आता है, यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। बिल्कुल, महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, हाँ सही बात है, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, दोनों सही है। बोधिसत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थी। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय थे, ये भी सही है। वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में रहना साधना करते थे, नहीं, केवल 2 और 3 सही है। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र की रचना निम्नलिखित में से कौन किया था? तो बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने किया था, और अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। 46 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला हुआ था, सही बात है। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप अधिक प्रचलित है। हाँ, 1 और 2 दोनों सही थे। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जो नियमों के कड़ाई से पालन करवाता था, ये भी सही है। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन कहता है, प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था प्रदक्षिणा पथ, ये सही है। एक स्तूप होता है और स्तूप के चारों ओर, स्तूप किस टाइप का होता है? ये ऐसा स्तूप होता है, और इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए जो पथ होता है उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, ये सही है। स्तूप कहते हैं। स्तूप कहते हैं किसको हैं? स्तूप कहते हैं बुद्ध के अवशेष जहाँ रखे हों, जहाँ जहाँ बुद्ध के अवशेष, चाहे बुद्ध के जो अनुयायी होते हैं उनके जो अवशेष रखे हों उसको स्तूप कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थीं जिन्होंने अशोक के परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? इनमें से सभी आंसर सही है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोगों के बीच आपसी संघर्ष, ये भी सही है। सभी लोग अलग अलग धर्म मानते थे और सभी धर्म अपने आप को बड़ा बताते थे, मानने वाले बड़ा बताते थे, ये भी सही है। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार, सभी धर्म में दास और सेवकों की अनुमति नहीं था। परिवार और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़े, हाँ ये भी सही था। तो अशोक ने इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया था और बौद्ध धर्म के प्रचार किया था। 49 नंबर क्वेश्चन,
यह एक विशाल और सुंदर नगर है। 49, यह एक विशाल और सुंदर नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा हुआ है जिसमें 570 बुर्ज 64 द्वार हैं और यहाँ 2 और 3 मंजिला मकान लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। पाटलिपुत्रा के भव्यता और वास्तुकला का वर्णन करने वाला उपयुक्त निम्नलिखित में से किस प्राचीन यात्री द्वारा लिखा गया है? तो याद रखिएगा मेगास्थनीज। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था? तो मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था मेगास्थनीज को। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। पूछेगा डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य किसके दरबार में भेजा गया था? तो मेगास्थनीज। 50 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच का अंतर को सबसे अच्छी तरह स्पष्ट करता है? इसका आंसर हो जाएगा कर नियमित थे, नजराना अनियमित था और कामोवेश स्वेच्छा से दिया जाता था। ये सही है। कर क्या था? नियमित है, लेकिन नजराना अनियमित है, कामोवेश स्वेच्छा से दिया जाता था। कर जो था नियमित था, नजराना अनियमित था, कामोवेश स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था और मौर्य काल के दौरान ये प्रचलित था। 51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी। हाँ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम था अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम क्या था? अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के पिता का नाम था बिंदुसार। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन का पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग था? तो तक्षशिला। और तक्षशिला कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान। मौर्य साम्राज्य में निम्न में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का प्रमुख मार्ग कौन था? तक्षशिला। और तक्षशिला का आचार्य कौन था? चाणक्य। कलिंग कहाँ किसे कहते थे? उड़ीसा को। और अशोक युद्ध लड़ा था कलिंग में ही लड़ा था। कलिंग का युद्ध 61 ईस्वी में लड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत बनकर कौन आया था? तो मेगास्थनीज। और ह्यूएनसांग के बारे में पढ़ते थे। यह चीनी यात्री हर्षवर्धन के समय आया था। ह्यूएनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो यह कौन था? चीनी यात्री था। 1000 दिनारी किसे कहा जाता है? तो मलिक काफूर को कहा जाता है। और डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो पहले आया था हिंद, यवन, फिर शक, फिर हिंद, पार्सियन, फिर कुषाण। अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए निम्न अधिकारियों की नियुक्ति की। इन अधिकारियों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो धम्ममहामात। और इसका हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। 56 नंबर क्वेश्चन। अशोक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। हाँ, यह सही था। और भाषा कैसा था? प्राकृतिक, जो आसान भाषा था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ है। नहीं, अशोक का ज़्यादातर अभिलेख है जो ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है। याद रखिएगा, अशोक का ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखा हुआ है, खरोष्टी में नहीं। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। हाँ, अशोक ने अपने अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है और इसी युद्ध में बहुत ज़्यादा रक्त रंजिश हुआ था, जिसके कारण अशोक का क्या हुआ था? हृदय परिवर्तन हुआ था। और इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में है। याद करिएगा, कलिंग युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में है? 13वें शिलालेख में है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और C, और ये हो जाएगा गलत। निम्नलिखित
निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोकों के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो उपयुक्त सभी कंधार, जौगढ़, लुम्बिनी, ब्राह्मणी और गिरनार सब में अशोक के शिलालेख प्राप्त हो गए हैं। उपयुक्त में से सही सभी आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्न में से कहाँ भेजा था? तो उपयुक्त सभी मिस्र भी भेजा था, सीरिया भेजा था और श्रीलंका भेजा था। और श्रीलंका भेजा था अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को भेजा था अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए। सीरिया भेजा था एंटियोकस के दरबार में भेजा था। सीरिया का राजा कौन था? एंटियोकस द्वितीय के दरबार में भेजा था सीरिया। और टॉलमी द्वितीय मिस्र और फिलाडेल्फियस के दरबार में भेजा था। ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था? तो राज्यपाल या गवर्नर। याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद? राज्यपाल या गवर्नर। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, जिसमें तक्षशिला, उज्जैन, सुवर्णगिरी, तोसली तथा उज्जैन तथा स्वर्णगिरी आते थे। और इसको चलाने के लिए वहाँ गवर्नर नियुक्त किया जाता था। ठीक है। और कोषाध्यक्ष को कहा जाता था सन्निधाता। क्या कहा जाता था? सन्निधाता। कोषाध्यक्ष को क्या कहा था? सन्निधाता। 60 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में कैडेसियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग प्रायः निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था? भूमिहीन, कृषि और मजदूर और दास। देखिए, कैडेसियर और अधिमयी, जिसको भूमि नहीं होता था, कृषि, भूमिहीन, कृषि, मजदूर और दास, इसको कैडेसियर और अमीनदेई शब्द का प्रयोग किया जाता था इसके लिए। 61 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। संगम सूबेदार द्वारा धन के संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य थे? वे नियमित कर नहीं वसूलते थे, इसके बजाय उपहार और भेंट लेते थे। ये सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाला शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कुषाण। सिल्क रूट वही रूट था जो चाइना से होकर के मध्य एशिया तक जाता था। और सिल्क का मतलब होता है रेशम। रोमन साम्राज्य में 63 नंबर क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य में भारत के किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी? तो रोमन साम्राज्य में भारत की सबसे ज़्यादा वस्तु का मांग था, उसका नाम है काली मिर्च। और काली मिर्च को काला सोना कहा जाता था। रोमन साम्राज्य के बारे में कुछ इतिहासकार प्लिनी ने इस बात पर दुख जताया है कि रोमन साम्राज्य का सोना भारतीय विलासिता का वस्तु खरीदने में हो रहा है। रोमन साम्राज्य रोम के जो राजा थे और वह अपना सोना काली मिर्च खरीदने में प्रयोग करते थे। इसी पर कटाक्ष प्लिनी ने किया है। 64 नंबर क्वेश्चन, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो संगम साहित्य संबंधित है तमिल से। किससे है? तमिल से। तेलुगु, आंध्र प्रदेश, पाली बौद्ध की भाषा हुआ करता था। संस्कृत उत्तर भारत और वैदिक काल में का भाषा है। ठीक है। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग हुआ था 3000 साल पहले हुआ था। याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो दक्षिणापथ के स्वामी कहा जाता था सातवाहन को। इसका दक्षिणापथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? तो सातवाहन को। कुछ फैक्ट्स पढ़ते हैं। इसका नियंत्रण सिल्क रूट पर था, जो इससे पहले हम लोग पढ़े थे। तो सिल्क रूट कहाँ से जाता है? चाइना से, और मध्य एशिया तक व्यापार करता था चाइना। उसी पर जा कर के वह टैक्स लेता था। कौन? कुषाण वंश के शासक। ठीक है।
दक्षिणा पथ के बारे में पढ़ते हैं। उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मार्ग दक्षिणा पथ कहलाता था। और ये जो चोल है नौसेना की, इस चोल वंश नौसेना मजबूती के लिए जाना जाता था। निम्नलिखित में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है? तो कुषाणों की दूसरी राजधानी रही है मथुरा, और पहली राजधानी रहा है पुरुषपुर। पहली राजधानी पूछेगा कुषाणों की तो पुरुषपुर, और दूसरी राजधानी को रहा है तो कौन? मथुरा। 68 नंबर क्वेश्चन, अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अरिकामेडु नामक प्राचीन पतन है पुडुचेरी में। अरिकामेडु क्या है? यह पाडुचेरी से लगभग 4 किलोमीटर दक्षिण में अरियानकुप्पम नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, और प्राचीन काल में यह बहुत महत्वपूर्ण तटीय बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। कौन? अरिकामेडु। 68 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। आहत सिक्के के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आहत के सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। जो आहत सिक्के होते थे ना, स्पष्ट रूप से एक साइज में नहीं होते थे, वह आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढाल कर प्रयोग किया जाता नहीं, आहत सिक्के को ढाल कर प्रयोग नहीं किया जाता था। उसको आहत मतलब कि होता है उसको चोट पहुंचाना और ठप्पा मारना, और इस पर जो आहत सिक्के होते थे वह उस पर जो चोट लग कर के बनाया जाता था, पेड़, मछली और हाथी, अर्धचंद्र इत्यादि को चित्र दिया जाता था उसको, और इसको ढाला नहीं जाता था। ये 2 नंबर गलत है। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। हाँ, यह सिक्के चांदी और तांबे के विभिन्न सिक्के को होते थे। तो हमको क्या करना है, इसमें क्या विचार करना है? तो इसमें से कौन गलत है? तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है, बाकी यही पहचान करना था गलत है। ठीक है। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किनका उल्लेख मिलता है? तो सुनारों का मिलता है, लोहारों और बुनकरों का मिलता है, टोकरी एवं माला बनाने वालों का मिलता है, उपरोक्त सभी। आंसर उपरोक्त सभी। मथुरा के अभिलेखों में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? उपरोक्त सभी। प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है? प्रशंसा करना। याद रखिएगा, प्रशस्ति का अर्थ होता है प्रशंसा करना। समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किया था हरिसेन ने। ठीक ना, समुद्रगुप्त के नीतियों का वर्णन किसने किया था? तो हरिसेन ने। और हरिसेन कवि थे। क्या थे? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितनी बताया था? तो हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या बताया था 12। आर्यावर्त में शासकों की संख्या बताया था 9। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति के दक्षिणा पथ के शासकों की संख्या कितना बताया था? 12। आर्यावर्त के शासकों की संख्या कितना बताया था? 9। यानी कि उत्तर भारत है, ये दक्षिण भारत में कितना? 12। 74 नंबर क्वेश्चन, विक्रम संबंध की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जाता है? तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं, ने 57 ईस्वी पूर्व में शकों को बुरी तरह पराजित किया था, इसीलिए इसने ऑफिशियली कैलेंडर विक्रमादित्य ने विक्रम संबंध चलाया था। और शक संबंध की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, जो कनिष्क ने चलाया था। शक संबंध कहेगा तो कनिष्क, और विक्रम संबंध कहेगा तो विक्रमादित्य यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पर पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। अब पुलकेशिन द्वितीय के कवि कौन थे? रवि कीर्ति, और इसने एहोल अभिलेख से संबंधित है। एहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो रवि कीर्ति ने लिखा था। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय। अब पुलकेशिन द्वितीय के कवि कौन थे? रवि कीर्ति, और एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो रवि कीर्ति से। चालुक्य वंश का राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है।
पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनको मृत्यु हो गया था, ये सत्य नहीं है। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में निम्नलिखित में से, तो गुप्तों से इसको कोई लेना देना नहीं। ऐहोल शिलालेख की रचना किसने किया था? तो रवि कीर्ति ने, ये सही है। और ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन मिलता है। ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय के विजय का वर्णन मिलता है। ऐहोल शिलालेख पर पुलकेशिन द्वितीय का विजय का वर्णन मिलता है। और ऐहोल शिलालेख की रचना किसने किया था? रवि कीर्ति ने। गुप्त से कोई लेना देना नहीं है पुलकेशिन द्वितीय को। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और बतापी पर कब्जा कर लिया। नरसिंह वर्मन कौन थे? पल्लव राजवंश के शासक थे। पूछेगा कि पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और यह नरसिंह वर्मन द्वितीय पल्लव राजवंश के संस्थापक के शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में निम्नलिखित में से किस शासक का जिक्र किया गया है? तो यह शासक का नाम बताया है, तो चंद्र का प्रयोग किया जाता है। और भाषा संस्कृत था, लिपि क्या ची था? ब्राह्मणी। 78 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? पहचानिए। आर्यभट्टयम जो लिखा हुआ है, आर्यभट्टयम का रचनाकार कौन है? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? काव्य है और रचनाकार है। आर्यभट्ट ने रचना किया है। मणिखेलमयी के रचना किया है सतनार। कौन किया है? सतनार। लिया है इलांगो, यह गलत है। और सतनार बौद्ध व्यापारी थे। सतनार कौन थे? बौद्ध व्यापारी थे। इसने रचना किया है मणिखेललई। तो व्यापारी का काम होता है मणि को खेलना, ठीक ना, लय बना करके। तो सतनार क्या था? बौद्ध व्यापारी था। मेघदूत कालिदास। मेघदूत की रचना किसने किया? कालिदास। शिल्पाधिकारम इलांगो। आर्यभट्टम संस्कृत भाषा में लिखा गया काव्य है। मणिखेलमयी तमिल में, मेघदूत संस्कृत में, शिल्पाधिराम तमिल में। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन है? तो दंती दुर्ग। फैक्ट्स, राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना किसने किया था? स्थापना तो दंती दुर्ग ने। 79 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? तो धातु मंजूषा, अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने वाला पात्र। अवशेष या मूल्यवान वस्तुओं को रखने वाला पात्र, हाँ ये सही है। प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों ओर परिक्रमा हेतु मार्ग, हाँ हम लोग पहले पढ़े हैं। प्रदक्षिणा पत्र क्या कहलाता था? स्तूप के चारों ओर परिक्रमा पथ होता था, उसको प्रदक्षिणा पथ कहते थे। वेदिका, गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर, नहीं वेदिका जो होता था ना, प्रदक्षिणा पथ के चारों ओर जो रेलिंग होता था ना, उसको वेदिका कहते थे। और तोरण होता था, जो मुख्य द्वार होता था। स्तूप के चारों ओर जो अलग प्रवेश द्वार होता था वह गलत है। वेदिका के बारे में गलत है। गर्भगृह के ऊपर स्थित नहीं, यह एक रेलिंग होता था। जो प्रदक्षिणा पथ होता था, इसके चारों ओर रेलिंग होता था, उसको वेदिका कहते थे। तोरण है, यह एंट्री करने वाला गेट होता था। स्तूप के वेदिका का अलंकृत प्रवेश द्वार होता था। 80 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन मंदिरों का निर्माण एक विशाल चट्टानों को तराश कर किया गया है। महाबलीपुरम का एकास्मिक मंदिर, हाँ किया गया है। इसके निर्माण में नीचे से ऊपर और पत्थरों को जोड़ा जाता था, हाँ ना ये गलत है। ये ईंट निर्मित मंदिरों से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे, हाँ ये सही है। ये 2 नंबर गलत है। आपको यह सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।